Very warm welcome to Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 10th of your plant physiology lecture series. I hope आपको previous lectures clear होंगे. आज के इस lecture में हम discuss करेंगे cyclic photophosphorylation. ठीक है? प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में डिस्कस किया था. आई होप आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे मूव करने से पहले आई सजेस्ट जिन्होंने भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का वीडियो नहीं देखा है वो उन्हें देखें और उसके बाद ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे मूव करें, सो दैट एक कनेक्टिविटी ये बिठा सके कि एक्चुअल में ये प्रोसेस दोनों चलते कैसे हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है. जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं तो हमें साइक्लिक पढ़ने की क्या जरूरत है, यानी कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस. ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है. साइक्लिक से आप क्या समझते हैं कि कोई भी चीज एक साइकिल में मूव कर रही है, यानी कि जो चीज जहां से स्टार्ट हुई वो अल्टीमेटली वहीं पर ही वापस आएगी, यानी कि एक साइकिल में कुछ चीज मूव होएगी. ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के भी दो प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक. साइक्लिक में क्या होता है, सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है फोटो सिस्टम 1. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 कौन सा है, आई होप आपको अब याद हो गया होगा कौन सा फोटो सिस्टम 2 है और कौन सा फोटो सिस्टम 1 है. फोटो सिस्टम 1 है P700, यानी कि जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1. ठीक है, यहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी कि फोटो सिस्टम 1. यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है. ठीक है, उसके बाद ये वापस से उसी इलेक्ट्रॉन को वहीं पे ले आता है जहां से प्रोसेस को शुरू किया था हमने. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस. उससे पहले एक ओवरव्यू आप थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाया जाए अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको साइक्लिक समझ में आ सके. ठीक है, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा एक रिकॉल कराने की कोशिश करूंगी सो दैट आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ सके. ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में क्या हुआ था, दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 2 क्या करता था, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता था. यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर था, रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे देते थे और वहां से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन हो जाता था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. ठीक है, वहां से जाता था ये प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स. मैंने बताया था जब साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास ही जाएगा तो ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. ठीक है, उसके बाद साइटोक्रोम F ये सारे कॉम्प्लेक्स है, फिर प्लास्टोसाइनिन के बाद ये मूव कर जाता है फोटो सिस्टम 1 के पास. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 क्या करता था, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आता था, फिर फेराडॉक्सिन से FNR मूव करता था एंड देन NADP से NADPH जो है NADP रिडक्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाता था NADPH में और हमारे पास एट द एंड ATP और NADPH दोनों बन जाते थे. ठीक है, अब समटाइम क्या होता है कि हमें सिर्फ ATP की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हमारे पास NADPH सफिशिएंट है, हमें NADPH नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ATP की रिक्वायरमेंट है. तो क्या किया जाता है, सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाया जाता है. ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ATP की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. ठीक है, अब अगर आपके पास NADPH पॉजिटिव प्रॉपर है, NADPH यानी कि प्रॉपर अमाउंट में है, तो आप इतना बड़ा प्रोसेस सिर्फ ATP के लिए क्यों चलाओगे. ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इतने ज्यादा आप एनर्जी क्यों यूज करोगे, क्यों यूटिलाइज करोगे जब आपके पास ऑलरेडी वो चीज बनी पड़ी है. ठीक है, आप कुछ ऐसा वे आउट निकालोगे सो दैट जो आपके पास डेफिशिएंसी है जिस चीज की, आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिया गया है. ठीक है, इन केस अगर आपके पास NADPH प्रॉपर अमाउंट में है, आपको NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ATP की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू, यानी कि प्लांट जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP का सिंथेसिस करता है और अपने अंदर ATP की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है. ठीक है, इसीलिए आई होप अब आपको वाई का आंसर मिल गया होगा कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि सिर्फ जब हमें ATP की प्रोडक्शन करनी होती है. अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है. ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये पाथवे यूज करता है ओनली फोटो सिस्टम 1, दैट इज वन फोटो सिस्टम P700. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जो है यानी कि P700, यहाँ देखिए ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है
और एक्साइट हो जाता है और मूव करता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ पे मूव करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। उसके बाद ही जाता है फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन कहाँ पे आपने पढ़ा था, जो फोटोसिस्टम 2 से ये मूव कर रहा था, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता था प्लास्टोक्यूनोन के बाद, फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ से फेरोडॉक्सिन के बाद ही सीधा मूव कर जाता है प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है। प्लास्टोक्यूनोन के बाद कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, फिर प्लास्टोसाइनिन एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, P700 के पास। क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के टाइम पे ही आपकी एटीपी का प्रोडक्शन होता है बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। ये आपको पहले एक्सप्लेन किया गया है। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के टाइम पे ये मूव करता है तो वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। वहां से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, P700 के पास, यानी कि फोटोसिस्टम 1 के पास। अब हो गया ना, एक साइकिल में मूव किए, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नाइदर ऑक्सीजन नॉर NADPH आर प्रोड्यूस्ड, ओनली ATP प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन और ना ही NADPH का प्रोडक्शन होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन कब रिलीज होता था, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था, यानी कि जब फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता था, जो एब्जॉर्ब करता था 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। जब उसको एब्जॉर्ब किया जाता था उस टाइम पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती थी एंड ऑक्सीजन रिलीज होता था। यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे हमने प्रोसेस शुरू किया है P700 से। यहाँ पे कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, तो इस वजह से ना ही ऑक्सीजन एंड ना ही NADPH आर प्रोड्यूस, ठीक है। An electron absorbs the solar energy and is excited to a high energetic state where it is captured by primary electron acceptor. Hope it's clear. उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से डाउनहिल मूव प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एंड कहाँ पे मूव कर जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और पूरा कपल्ड रिएक्शन चलता है जिस जब एट द एंड क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस, ठीक है। Energy drained electron now return to the ground state of photosystem 1, so conservation takes place. अब ये जो एनर्जी जब ATP बन गई, अब इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पे आ गया, फोटोसिस्टम 1 के पास वापस आ जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। Cyclic component of light dependent stage is primarily used in time when energetic demands of plant are high as ATP is the main product. जब प्लांट को हाई डिमांड है ATP की एज अ मेन प्रोडक्ट, तब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्लांट जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करता है, ठीक है। होप इट्स क्लियर। थोड़ा और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं नॉन साइक्लिक के साथ, ठीक है। पहले आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखिए। ये पिक 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद चला गया प्लास्टोक्यूनोन के पास, प्लास्टोक्यूनोन से चला गया साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स या हम बोलेंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन, एंड प्लास्टोसाइनिन से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास, जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और उसके बाद फेरोडॉक्सिन। ये तो था नॉन साइक्लिक। फेरोडॉक्सिन के बाद आपको पता है फिर NADP से NADPH का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एंड फिर जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस को यहीं पे रोक दिया जाता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास आएगा वैसे ही वो यहाँ मूव कर जाता है प्लास्टोक्यूनोन के पास, यहाँ से ये डायरेक्ट मूव करता है प्लास्टोक्यूनोन के पास, फिर से ये सीरीज में चलता है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और इलेक्ट्रॉन वापस से चला गया फोटोसिस्टम 1, ठीक है। देखिए इस तरफ मूव कीजिए, एग्जैक्ट वही डायग्राम एक्सप्लेन किया जिससे मैं आपको समझाया है। इसने एब्जॉर्ब की P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्साइट हुआ, फेरोडॉक्सिन के बाद कहाँ मूव कर गया, प्लास्टोक्यूनोन, ये था फेरोडॉक्सिन, यहाँ से मूव कर गया प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन के पास किया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद देन प्लास्टोसाइनिन, और फिर इलेक्ट्रॉन जो है वापस कहाँ दे दिया, जहां से स्टार्ट हुआ था उसी रिएक्शन सेंटर में, यानी कि P700 के पास, ठीक है। और यहाँ साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के टाइम पे एक रिडॉक्स चेन चलती है, यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता है, वहां पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ATP में, जो मेन एनर्जी सोर्स है प्लांट का, ठीक है।
अब हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्लियर है। इन केस आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा डाउट्स, पर कोई भी डाउट मत रखिएगा, जो भी डाउट है आपको उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। एंड ये दोनों प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज PS1, ठीक है। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं 1 and 2। रिएक्शन सेंटर है यहाँ पे P700, यानी कि फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है P680। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड आर साइकल्ड बैक, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो वापस से अपनी स्टेज पे आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो वापस साइकिल कंप्लीट करके वहीं पे आ जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो वापस उसी जगह नहीं आता, ठीक है। साइक्लिक में कोई भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। आपने देखा कि क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है, जब 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, जब फोटो सिस्टम जो है 2 इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, इसलिए कोई भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं देखा गया है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे साइक्लिक में सिर्फ कब चलता है प्रोसेस, जब हमें एटीपी को सिंथेसाइज कराना होता है। नॉन साइक्लिक के टाइम पे जब हमें एटीपी और एनएडीपीएच दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होती है 2 प्लेसेस पे, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन सिर्फ एक ही जगह होती है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट है। नॉन साइक्लिक में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की रिक्वायरमेंट है, जो क्या है H2O। हमने H2O के बारे में पढ़ा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर तभी होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के टाइम पे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। हमने पढ़ा था ना, अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, अगर 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और वही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स या फिर इलेक्ट्रॉन का सोर्स हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, 2 इनहिबिटर्स है, DCMU एंड पैराक्वेट, ठीक है। जो DCMU है वो इनहिबिट करता है आपके फोटो सिस्टम 2 को, ठीक है। ये कुछ इनहिबिटर्स है, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये आपकी जो साइक्लिक चेन रिएक्शन चल रही होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो 2 इनहिबिटर है DCMU एंड पैराक्वेट, आपको एज इट इज को याद रख लेना है। DCMU इनहिबिट करता है आपके फोटो सिस्टम 2 को एंड पैराक्वेट इनहिबिट करता है आपके फोटो सिस्टम 1 को, ठीक है। आप इसको, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप द लेक्चर वाज यूजफुल and don't forget to like, share and subscribe this channel, and share as maximum as you can with your friends so that they can also get the benefit of these free lectures. Thank you everyone. See you in the next video. Thank you so much.